आज शाम 5:30 बजे देवाभाऊ महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण की जो तैयारी भव्य की गई थी, उसके मुताबिक इस शपथ ग्रहण क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर मंत्रियों को लेकर पेंच क्यों फंसा हुआ है? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अगर शपथ ले रहे हैं तो मंत्रियों की लिस्ट अभी तक क्यों नहीं सामने आई है? अजीत पवार को एकनाथ शिंदे से कहां पर पेंच फंसा हुआ है? एक एक अपडेट आज आपको हम प्रहार में देने वाले। उससे पहले ये बड़ी तस्वीर आप देख लें। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले वो गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वैसे भी हिंदू धर्म में किसी भी पूजा की शुरुआत प्रथम पूज्य देव गणपति की स्तुति के साथ की जाती है और आज देवेंद्र फडणवीस भी महाशपथ से पहले सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गणपति की पूजा की, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो आज शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे। उससे पहले उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। करबद्ध नमन करते हुए देवेंद्र फडणवीस शायद उसी शक्ति की कामना कर रहे हैं जो उन्हें महायुति में सामंजस्य बैठाने में काम आएगी, जो उन्हें सरकार चलाने में काम आएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया फॉर्मूला है विकास का, वो आगे बढ़ा पाएंगे। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। महाशपथ से जुड़ी हुई बड़ी बातें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आज बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बतौर उप मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पहले चर्चा थी कि तीनों दलों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाएगा और बाकी मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण आज ही देखने को मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। अभी मंत्रणा पूरी हुई नहीं, इसलिए 12 दिसंबर को अब मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो तीनों ही पार्टी के नेता जीते हुए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको जानकारी दे दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा 400 साधु संत और 40,000 की बड़ी गैदरिंग के बीच में देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेंगे। देखिए, हाथ जोड़कर चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ, एक संतोष के साथ कि जो परिणाम आया, जो हिंदुत्व की विजय पताका लहराई, जो महायुति की ताकत दिखाई दी, जो विकास का मॉडल काम किया, जो हिंदुत्व का मॉडल काम किया। मीनाक्षी, मुंबा देवी मंदिर की तस्वीरें हैं, ये बता देना जरूरी है दर्शकों को। सबसे पहले सिद्धि विनायक गए, गणपति बप्पा का आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस ने लिया और मुंबा देवी मंदिर अब पहुंच गए हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट, यानी देवेंद्र फडणवीस की चेहरे की मुस्कुराहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने राजनीति में 2019 के बाद से लगातार उतार चढ़ाव देखे, अपने सहयोगियों का धोखा देखा, अपने सहयोगियों का साथ छोड़ना देखा, वो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर संतोष करना पड़ा 2022 में जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया।
वो देवेंद्र फडणवीस कैसे अपने धैर्य के साथ, अपनी कुशल रणनीति के साथ आगे बढ़ते गए और आज उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि जो कुछ उन्होंने सोचा या जो भी स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से बनाई गई या जिस तरीके का समन्वय उन्होंने महायुति में गढ़ा, उसी का नतीजा है कि महायुति ने प्रचंड जीत महाराष्ट्र में हासिल की। 230 सीटें महायुति ने हासिल की और 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर हासिल की। वो वक्त आज जरूर याद आता है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। देवेंद्र फडणवीस काफी निराश हुए क्योंकि बीजेपी 2.5 का आंकड़ा भी छूने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते थे, संगठन में काम करना चाहते थे, लेकिन केंद्र का हाथ देवेंद्र फडणवीस पर लगातार रहा। केंद्र की तरफ से लगातार उनको ये मैसेज दिया गया कि आप सरकार में रहिए, आप सरकार में रहेंगे तो महायुति की सरकार बेहतर समन्वय के साथ चल पाएगी। और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र की बात मानी, वो उप मुख्यमंत्री बने रहे लेकिन संगठन में काम किया। आरएसएस से और संगठन के बीच में जो दूरी आई थी वो समन्वय जो है देवेंद्र फडणवीस ने बैठाया और उसी का नतीजा है कि 132 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और माता रानी का जब आशीर्वाद लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं तो आप इसे जरा उन माओं के आशीर्वाद से भी जोड़कर देखिए, उन बहनों के आशीर्वाद से भी जोड़कर देखिए। वो बहनें जिन्होंने लाडली बहन योजना की इस योजना के उपहार स्वरूप जीत का आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस को दिया है। आपको बता दें ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ जहां गणपति बप्पा का आशीर्वाद तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर मुंबा देवी के मंदिर में जहां दर्शन के लिए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। और जिस बात का जिक्र मेरी सहयोगी प्राची कर रही थी कि बीते 11 सालों में उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, उनका सामना दो बड़ी ताकतों से था। एक जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते रहे शरद पवार और दूसरे वो जो हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे की विरासत के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे अपने आप को बताते रहे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस किसी भी ताकत के सामने थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, थोड़ा भी घबराए नहीं और उसकी परिणति ये हुई कि आज हिंदुत्व की विजय पताका बीजेपी के हाथ में पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ थामे हुए देवेंद्र फडणवीस दिखाई देते हैं। वो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। वो मुंबा देवी मंदिर पहुंचे, उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। और वो जो दूसरा चैलेंज शरद पवार का था, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अजीत पवार को महायुति में अपना सहयोगी बनाकर और इतनी बड़ी जीत के साथ 41 सीटें अजीत पवार ने इस चुनाव में जीती हैं। आप ये सोचे, शरद पवार से अपनी राजनीतिक दिशा और धारा अलग करके ये कामयाबी अजीत पवार ने हासिल की है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का, एक बहुत बड़ा रोल देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का और समझ का दिखाई देता है। और इसलिए इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद और मुंबा देवी में माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ ही घंटे के बाद शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये दो तस्वीरें, मैं क्या लाडली बहन योजना से शुरुआत करूं, उससे पहले चुनौती जो एकनाथ शिंदे बने हुए हैं, आखिर कहां परेशानी आ रही है? क्यों नहीं कह रहे कि हमारे पार्टी से फला फला मंत्री बनेंगे, ये लीजिए नाम, बात कहां अटकी?
और सिर्फ उनकी ही समस्या नहीं है मीनाक्षी, उनके साथ साथ अजीत पवार भी की अगर बात करें तो अजीत पवार की तरफ से भी जो मंत्रियों के नाम दिए जाने थे वो इतने कम समय में दिए जाने उनके लिए संभव नहीं था, इसके लिए उन्होंने भी समय मांगा है और उसके चलते बीजेपी ने भी, फिर बीजेपी के तो नाम तय थे लेकिन बीजेपी को भी अपना नाम इस लिहाज से रोकना पड़ा कि बहुत ख़राब मैसेजिंग वाली बात होती कि सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्री शपथ ले रहे हैं और एनसीपी और शिवसेना सहयोगी होने के बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल या शपथ नहीं हो रही है। तो ये चीज़ निश्चित तौर पर उससे बचा गया है। अन्यथा अच्छा इसमें गड़बड़ी इस लिहाज से हुई कि एक बार दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो होना ये चाहिए था कि दिल्ली की उस बैठक में सब कुछ तय हो जाए, वो एक खाका खींच भी दिया गया। लेकिन यहाँ से मुंबई जाने के बाद एकनाथ शिंदे सतारा चले गए, उनकी तबीयत खराब की बात कही गई, फिर शिवसेना खेमे से लगातार दावा किया जाने लगा कि गृह मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो डिप्टी सीएम का पद नहीं लेंगे। इस तरह की बातों ने निश्चित तौर पे उस होमवर्क को पीछे छोड़ दिया जो कि होमवर्क किया जाना था। उन दलों की आपत्ति ये है कि हमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि कितने दर आपको दिए जा रहे हैं। जिस होमवर्क की आप बात कर रहे हैं देवेंद्र, उस होमवर्क पर पहली बार शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से चुप्पी तोड़ी जा रही है, क्योंकि शिंदे गुट को लेकर ही विपक्ष भी महायुति पर लगातार निशाना साध रहा है। मौका मिल रहा है ये कहने का कि शिंदे नाराज हैं, शिंदे जो है वो नाराज फूफा की तरह काम कर रहे हैं, शिंदे की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। सब बातें विपक्ष की तरफ से अब कही जा रही हैं और उनके नेता ने, शिंदे कैंप के नेता ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। आज सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये दीपक केसरकर की तरफ से कहा गया है। आज मंत्रियों की शपथ नहीं होगी। शिंदे पर विधायकों का सरकार में शामिल होने का दबाव है, ये दीपक केसरकर ने कहा है। विधायकों की बात नहीं टालेंगे शिंदे। वो शिंदे जो कल ये कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका फैसला वो आज शाम तक ले लेंगे। अब उनके ही नेता ये कह रहे हैं कि शिंदे पर यही दबाव है, कि विधायकों का यही दबाव है कि वो सरकार में शामिल हो और विधायकों की बात वो कतई नहीं टालेंगे। हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक केसरकर साहब। केसरकर साहब, आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन आपकी पार्टी से कौन शपथ लेगा? मुख्यमंत्री जो पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक अपनी भूमिका स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या वो शपथ लेंगे और आपकी पार्टी से कितने लोग शपथ ले सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो अनाउंस करना ये सीएम साहब का प्रिरोगेटिव है, लेकिन जब तक मैं समझता हूं आज सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और कल हम लोग सब इकट्ठा थे, सब एमएलए इकट्ठा थे और हमने सबने रिक्वेस्ट की है शिंदे साहब को कि उनको कैबिनेट में रहना चाहिए और उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए। आपको लगता है कि आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे वो तो मोदी साहब और शाह साहब के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, तो उनका जो भी मैसेज होगा वो फॉलो करेंगे, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो शिवसैनिक है। शिवसैनिक हमेशा आदेश का पालन करता है और उनके लिए वो सर्वोच्च नेता है तो उनके आदेश का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि उनके सीएम काल के दौरान भी पीएम साहब ने बहुत उनकी मदद की है, महाराष्ट्र की मदद की है, तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो तो उनके नेता ही है। तो वो और अमित शाह जी जो है वो वहाँ से मैसेज आ जाता है और वो बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो वो जरूर लेंगे, ऐसे मुझे लगता है जी। यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे साहब और अजित पवार दोनों उप मुख्यमंत्री। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? ये अनाउंस करना तो शिंदे साहब का प्रिरोगेटिव है, वो अनाउंस करेंगे कि मैं शपथ ले रहा हूँ। लेकिन आज बाकी और किसी मंत्री को आपकी पार्टी से कोई मंत्री बन रहा है या किसी को कोई संदेश आया है, सिर्फ 3 ही लोग शपथ लेंगे आज? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है किसी को मैसेज नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 3 ही शपथ विधि होगी और मोदी साहब को भी लिमिटेड टाइम रहता है, तो बहुत सारे धार्मिक जो ये है साधु संत है वो जब प्रेजेंट रहते हैं तो उनकी एक हमेशा आदत रही है कि जाके उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और उनका आदर रखते हैं। तो उनका मौजूदगी, इसका मतलब ये है कि कुछ समय तो उसमें जाएगा, फिर ये लेने के बाद कितना समय मोदी साहब दे सकते हैं, इसको भी लिमिटेशन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 3 ही शपथ हो सकते हैं इस दौरान, जितना समय पीएम साहब ने दिया है। 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है नागपुर में, तो उसके पहले कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और पहला विस्तार किया जा सकता है, मतलब क्योंकि अधिवेशन में मंत्रियों की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, अधिवेशन चलाते वक्त मंत्रियों की बहुत जरूरत रहती है, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि अधिवेशन से पहले
मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो देरी हो रही है उसको लेकर कई बातें हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी अभी भी नाराज है, मंत्रियों को लेकर कुछ पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी बात नहीं बन पाई है और इसका मौका जो है वो विपक्ष उठा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का सिर्फ 2-2.5 साल का कार्यकाल था, वो खत्म हो गया है, बीजेपी उनके पार्टी को भी तोड़ सकती है। देखिए ऐसा है कि उन्होंने तो 6-7 दिन पहले ही बोल दिया था कि जो भी मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे उनको मंजूर है, बीजेपी का सीएम उनको मंजूर है। और कल भी सब हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये सब बातें सिर्फ मीडिया में होती है क्योंकि ये तर्क वितर्क है, ये असलियत बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है, हम लोग उनसे खुद बात करते हैं, तो महायुति को और मजबूत बनाना चाहिए। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका आदर करते हुए उनको न्याय देना चाहिए, वही उनका एकमेव मोटिव है। वो सत्ता के पीछे कभी भागे नहीं। उनका जो भी ये शिवसेना में रिफ्ट हुआ वो बाबा साहब के विचारों के लिए हुआ। बाबा साहब के विचारों को छोड़ के अगर आप कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो ये कोई शिवसैनिक इसको टॉलरेट नहीं कर सकता और जनता भी टॉलरेट नहीं करेगी। इसके देखिए, इसलिए उनको जो वोट्स मिले, अगर उसमें से ये फतवे के वोट छोड़ दे तो निग्लिजिबल वोट्स उनको मिले हुए हैं और यही एक इंडिकेशन है कि लोग ये पसंद नहीं करते। संजय राउत जो बोल रहे हैं, संजय राउत क्या है, संजय राउत के बारे में बोलना बहुत कठिन है। वो एक अलग से एक हम उसको बोलते हैं मिक्सचर है कि कुछ भी बोल सकते हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं रहता, लेकिन बोलते रहते हैं, सुबह उठ के बोलते रहते हैं। तो इसके बारे में हमारे संजय सिरसाट जी अच्छे तरह से उसका जवाब दे सकेंगे क्योंकि वो भी क्वाइट एग्रेसिव है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं क्या बोलूँ। जी आप बहुत डिसेंट है। उनके सरकार में 2014 में आप गृह राज्य मंत्री थे, गृह मंत्री वो थे और गृह राज्य मंत्री होम डिपार्टमेंट आपके पास था। आप उनके सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं देवेंद्र जी, उनका स्वभाव, उनके साथ काम करने का अनुभव, और आप शिंदे जी है, अजित पवार भी साथ में है, मजबूत जनादेश आपको मिला है। देखिए, शिंदे जी की खासियत ये है कि प्रोग्रेस कैसे हो, इसके लिए उनकी सोच अलग ही है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, खेती के लिए पानी कैसे जाए। फडणवीस जी का एक ऐसे ये रहा है कि पहले तो हम लोग नहर से पानी देते थे, मतलब वहाँ पे कैनाल्स रहते थे और बाद में उन्होंने पाइप से देना चालू कर दिया, तो बहुत सारा पानी बचता है। उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जलयुक्त शिवार, जिसमें जहाँ पे खेती हो वहीं पे पानी का स्टोरेज भी हो। इस तरह के उनकी बहुत इनोवेटिव आइडिया रहती है और उनका एक मैनेजमेंट का अलग से स्किल है। तो एकदम से डायनामिक नेता है और उनकी और शिंदे साहब की बहुत जमती है। शिंदे साहब बहुत मेहनत करते हैं और इनके साथ बहुत अच्छी आइडियाज हो जाती है। अगर इनके दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो अलग ही कॉम्बिनेशन है। साथ में अजीत दादा भी है, तो एक त्रिमूर्ति बोल सकते हैं उसको। तो मजबूती से सरकार चलेगी, कोई मतभेद नहीं होंगे। देखिए, मैंने उनके साथ 4 साल तक MOS होम की हैसियत से काम किया है। बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और नए नए आइडियाज है, इसलिए महाराष्ट्र जरूर प्रगति करेगा। जी, तो महायुति आगे बढ़ेगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, सब लोग साथ में। सब मीडिया में रहता है क्योंकि दिन भर चलाना होता है, तो कुछ ना कुछ बातें तो करनी पड़ेगी। भूमिका नहीं स्पष्ट करते ना सर, इसलिए तो कंफ्यूजन बना। उन्होंने शिंदे साहब ने खुद बोला, फिर उसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। अगर आप कल स्पष्ट बोला कि मैं तो बन रहा हूँ, शिंदे साहब का पता नहीं, वो कल बताएंगे। देखिए, खुद बनना या न बनना ये तो फडणवीस साहब का बड़प्पन है कि सीएम होने के बावजूद उन्होंने डीसीएम का पोस्ट एक्सेप्ट किया। ये तो ऐसे नेता है कि वो अपना पार्टी बढ़ाना चाहेंगे, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमना चाहेंगे, इसलिए उनको फ्रीडम चाहिए, ना कि वो कुछ ईगो प्रॉब्लम है, अभी मैं सीएम था डीसीएम कैसे बनूं, ऐसे नहीं। हमारा पार्टी छोटा है, अभी हमारे कुछ लोग पीछे रह गए, उनको भी लाना है। बाबा साहब का विचार और मजबूत करना है, तो बाबा साहब के विचारों के लिए जो लड़ाई हुई वो तो उन्होंने जीत ली है। देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब उसका कंपेयर ही नहीं किया जाता, उन वोटों का नहीं कंपेयर किया जाता, सीट्स का नहीं कंपेयर किया जाता। एक तरफा लड़ाई थी जो उन्होंने जीती है। तो उन्होंने अनडाउटेडली प्रूव किया है कि कांग्रेस के साथ जाने का जो उद्धव जी का डिसीजन था एकदम से गलत था। हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी रहना चाहिए। और बाबा साहब तो सीधे बोलते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों का वह ये करते, द्वेष करते थे। उनका ये कहना है कि जिस प्रिंसिपल पे अपना देश बना हुआ है उसका तो आदर रखना चाहिए, उसका स्वाभिमान रखना चाहिए।
दो भाग हो गए हमारे देश के, एक पाकिस्तान बना एक हिंदुस्तान बना। फिर पाकिस्तान ने धर्म के हिसाब से ये किया, हमने सेक्युलर ये आप लोगों अपनाया। को विश्वास है, जैसे कल भी आप मिले थे, कई सारे आप जैसे सीनियर मंत्री विधायक उनसे मिले, शिंदे साहब रहेंगे सरकार में? हमने तो बिल्कुल कहा है अगर आप नहीं जाएंगे तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। इतने हम लोग फर्म थे कि पूरा प्रेशर डाल दिया। अभी क्या डिसीजन लेना है उनको लेना है, हम क्या बोले, वो तो नेता है, हमारे सर्वोच्च नेता है। तो हमारे पार्टी में दूसरा कोई नेता हमारा नहीं है, एकनाथ शिंदे जी नेता है हमारे। विश्वास है लेकिन रहेंगे क्योंकि सरकार इतना देखिए, वो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी जीत तो मानेंगे ही, ऐसे मुझे लगता है।